Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this is lecture number 9 and gases law is very important for MCQ's point of view. तो इसलिए गौर से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है. Gases law is also known as, इसको हम कहते हैं, this is also known as the generalized form of Coulomb's law. ठीक है. Gases law को हम generalized form of Coulomb's law भी कहते हैं. अब generalized form ऑफ कूलम्स लॉ का मतलब आपके पास क्या होता है? याद रखिए, साइंस में आप बहुत जगहों पर देखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है. फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो बहुत जगहों पर आप लोग देखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म. जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपल फॉर्म व्हिच हैज मोर एप्लीकेशन. कूलम्स लॉ का लिमिटेशन आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है. दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम है. सोल्यूशन इसके मुकाबले में अगर आप गासेस लॉ को इस्तेमाल करें तो आप आसानी से तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है. तो गासेस लॉ इज आल्सो नोन एज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. जनरलाइज्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है. गॉसियन क्लोज सरफेस आपके पास जो है, ठीक है. गॉसियन क्लोज सरफेस आपको क्या कहता है? एक बात याद रखिए, गॉसियन क्लोज सरफेस जो है वो एक आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस होता है ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का बना सकते हैं. गॉसियन क्लोज सरफेस ये एक फर्जी शेप होता है. रियलिटी में आप ऐसा कोई शेप नहीं रखते, बल्कि आप एक फर्जी शेप बनाते हैं, ठीक है. तो ये फर्जी है, आर्बिट्ररी है, और आप किसी भी किस्म का शेप इसका बना सकते हैं, इसमें आप लोग आजाद हैं. लेकिन एक बात याद रखिए, जिस किस्म का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिस किस्म का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो अगर उसी का सिमेट्रिकल आप एक गॉसियन क्लोज सरफेस खींच ले तो प्रॉब्लम सोल्यूशन आसान हो जाता है. प्रॉब्लम सोल्यूशन इंतहाई आसान हो जाता है. तो इसलिए कोशिश करें कि जिस किस्म का आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसी किस्म का आप लोग एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया करें, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है. ये बात याद रखें. अच्छा, अब ये मैंने गॉसियन क्लोज सरफेस के बारे में आपको बता दिया है, जो कि आर्बिट्ररी शेप है और किसी भी शेप का आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है. अच्छा, गासेस लॉ का डिफिनीशन क्या है? मैंने डिफिनीशन नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है. आप लोग फ्रेश है और आप लोगों को पता है कि डिफिनीशन क्या है, तो थ्योरी हम नहीं लिखेंगे. डिफिनीशन क्या है मैं यहीं से मैथमेटिकल इक्वेशन से आपको बता रहा हूं. अगर मैं ये कह दूं कि दिस इज गॉसियन क्लोज सरफेस, और मैं इसको कह दूं दिस इज गॉसियन स्फीयर, अगर ये गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, और ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है या एक सोर्स चार्ज है, ठीक है. अगर ये गॉसियन क्लोज स्फीयर है और इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि इस गॉसियन स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा, या मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आपके रूम में सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है. अगर आप अपने रूम को एक गॉसियन क्लोज सरफेस कंसीडर करें, ठीक है, और आपसे कोई पूछे कि आप गासेस लॉ को इस्तेमाल करके आप अपने रूम से ये मालूम करें कि आपके रूम से टोटल फ्लक्स क्या होगा, ठीक है. या आप कोई आर्बिट्ररी शेप भी बना सकते हैं. मैं इसके इर्द गिर्द कोई क्यूब भी बना सकता हूं. ये आपके पास एक क्यूब बन गया, या इसके इर्द गिर्द में एक आर्बिट्ररी शेप क्लोज सरफेस बना रहा हूं, ठीक है. ये भी आपके पास गॉसियन क्यूब या गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये आपके पास आर्बिट्ररी शेप या इर्रेगुलर शेप है, ठीक है. मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि गॉसियन क्लोज सरफेस आप किसी भी शेप का बना सकते हैं. आप स्फीयर बना ले, आप क्यूब बना ले, आप किसी आर्बिट्ररी शेप का बना ले, आपकी मर्जी है. आप एक सिलेंड्रिकल शेप बना ले, आपकी मर्जी है, ठीक है. अब इस क्यूब से फ्लक्स क्या होगा, विच इज अ क्लोज सरफेस. इस स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा, इस आर्बिट्ररी शेप क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा. तो गासेस लॉ आपको ये कहता है कि आप किसी भी गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, चार्ज इनक्लोज्ड को उठाकर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिवाइड करें, ठीक है. चार्ज इनक्लोज्ड, अब यहां पर चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, क्यू है, ठीक है. तो चार्ज इनक्लोज्ड को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिवाइड करें, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है. अगर चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम ना हो तो फिर आप एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिवाइड करें, चार्ज इनक्लोज्ड को, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है. और अगर आपको कोई ये बता दे कि चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम मौजूद है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है या इंसुलेटर मौजूद है, तो फिर फ्लक्स क्या होगा. तो चूंकि अगर मैं कह दूं कि चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम है, तो फिर यहां पर एप्सिलॉन नॉट के बजाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास आ जाएगा, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं लिख सकता हूं रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. तो देखिए, फिर आप चार्ज इनक्लोज्ड को परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिवाइड करें, आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है. तो अगर आप इन इक्वेशन को देख ले, मैं एक दफा फिर आपको बता रहा हूं, कोई भी गॉसियन क्लोज सरफेस हो, और गॉसियन स्फीयर हो, और गॉसियन क्यूब हो, और गॉसियन आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, गासेस लॉ इज फॉर द क्लोज सरफेस, और आपसे कोई पूछे कि इस गॉसियन क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, तो अगर चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम ना हो तो आप चार्ज इनक्लोज्ड को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिवाइड करें, आपके पास क्यूब से, गॉसियन क्यूब से, गॉसियन स्फीयर से या गॉसियन आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस से आपके पास फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है. और अगर आपको कोई ये बता दे कि चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम है, चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम है, तो अगर कोई मीडियम है
तो फिर आप चार्ज इनक्लोज्ड को परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिवाइड करें, या चार्ज इनक्लोज्ड को रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्रेरी शेप क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने एक दूसरा इक्वेशन भी लिखा है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी मैंने लिखी है। ये इक्वेशन अगर आप फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, अगर आप फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोगों ने इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फ्लक्स मालूम करना है तो ये इक्वेशन आपने इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अगर आपको फ्लक्स के बारे में पता हो, अगर आपको फ्लक्स के बारे में पता हो और चार्ज के बारे में आपको पता ना हो, फ्लक्स को मालूम करने के लिए आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फ्लक्स के बारे में पता हो, आपको फ्लक्स के बारे में पता हो और चार्ज के बारे में पता ना हो, तो फिर क्या करिए, ऊपर वाली इक्वेशन से ही आप इसको बना सकते हैं। आप एप्सिलॉन नॉट को टोटल फ्लक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। और याद रखिए, ये गॉसेस लॉ ही है जिसके जरिए से आप मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज को मालूम कर सकते हैं फ्रॉम फ्लक्स, ठीक है। अगर फ्लक्स आपको पता हो तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, आप चार्ज इनक्लोज्ड जो है, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, आप इसके मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय द टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो इससे फिर आप चार्ज इनक्लोज्ड को मालूम कर सकते हैं। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर फ्लक्स मालूम करना है तो आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ्लक्स के बारे में पता हो और चार्ज आपने मालूम करना है तो फिर आप एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स करें, आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। और याद रखिए, ये गॉसेस लॉ ही था जिसके जरिए से पहली दफा सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी हम मालूम कर सकते हैं। गॉसेस लॉ वो फर्स्ट लॉ है जिसके जरिए से हम सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द फ्लक्स, ठीक है। तो वो कौन सा लॉ है जिसके जरिए से हम सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गॉसेस लॉ है जिसकी वजह से आप सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, आप इस इक्वेशन को देख लें, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है। आप इस इक्वेशन को देख लें तो इस इक्वेशन से क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि टोटल फ्लक्स आपके पास जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। आप लोग देख लेना इस इक्वेशन में कहीं पर आपको शेप या साइज के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ना कोई मैथमेटिकल टूल है कि शेप या साइज वगैरह यहां पर मौजूद है। तो याद रखिए, टोटल फ्लक्स आपके पास जो है, टोटल फ्लक्स यहां पर मैंने इसको एरो दिया हुआ है यहां से, टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो टोटल फ्लक्स ना तो किसी गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंड करता है ना उसके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके सामने है और ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। मैंने क्यूब लिया हुआ है, मैंने स्फीयर लिया हुआ है और मैंने आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस लिया हुआ है। तो जो फील्ड लाइंस इस क्यूब से पास हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ना, जो फील्ड लाइंस जो है वो इस क्यूब से पास हो रहा है, वही फील्ड लाइंस स्फीयर से भी पास हो रहे हैं और वही फील्ड लाइंस आपके पास जो है वो इस आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस से भी पास हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम से नजर आ रहे हैं, जो फील्ड लाइंस क्यूब से पास हो रहे हैं वही फील्ड लाइंस स्फीयर से भी पास हो रहे हैं, वही फील्ड लाइंस इस आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस से भी पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इससे फ्लक्स क्यूब फाई सी, स्फीयर से फ्लक्स फाई एस और आर्बिट्रेरी शेप से फ्लक्स फाई ए मैंने इसको कह दिया, तो आप यहां से देख सकते हैं फाई ए इज इक्वल टू फाई एस, दिस इज इक्वल टू फाई क्यूब इज इक्वल टू फाई, ठीक है। फ्लक्स आपके पास सेम है इन तीनों से, ये तीनों आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस है, इन तीनों से आपके पास जो फ्लक्स है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो फिर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आपको नजर आ रहा है किस चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड पे, ठीक है, डिपेंड करता है। और अगर मीडियम हो तो फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर चार्ज के इर्द गिर्द वैक्यूम हो, कोई मीडियम ना हो, फिर सिर्फ एक चीज पे टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है और वो आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज इनक्लोज्ड। अगर मैं 1 कूलम चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द अगर मैं गॉसियन स्फीयर बना लूं उससे जो फ्लक्स होगा, और दूसरा 2 कूलम चार्ज है उसके इर्द गिर्द में वही गॉसियन सरफेस बना लूं उससे जो फ्लक्स होगा, ठीक है, तो 2 कूलम का फ्लक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू द 1 कूलम फ्लक्स। तो याद रखें, टोटल फ्लक्स थ्रू आर्बिट्रेरी शेप क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, 1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, सेकंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास इस मैथमेटिकल शेप में आपके पास जो है, मैथमेटिकल इक्वेशन में आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास जो है वो आ गया, ठीक है। गॉसेस लॉ में यहां पर मैंने लिखा है ए फाई ए इस आर्बिट्रेरी से फ्लक्स, आर्बिट्रेरी शेप से फ्लक्स, फाई एस स्फीयर से फ्लक्स, फाई सी इस क्यूब से फ्लक्स, ये बराबर है तो मैंने इसको फाई कह दिया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आएगा कि फ्लक्स का हमने जो ये वाला इक्वेशन पढ़ा है ई ए cos थीटा, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि ये इक्वेशन हम ओपन एरिया या फ्लैट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और गॉसेस लॉ से जो इक्वेशन आ गया है ये हम क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखें। हाँ, वो भी हम क्लोज सरफेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना होगा, क्लोज सरफेस को डिवाइड करना होगा इनटू स्मॉल स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट, और स्मॉल स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट के लिए फिर मैं हर एक एरिया एलिमेंट के लिए गॉसेस लॉ इस्तेमाल करूंगा।
मैं फ्लक्स मालूम करूंगा और फिर उन तमाम फ्लक्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा टोटल फ्लक्स। ठीक है, लेकिन गॉसेस लॉ वाला इक्वेशन जो है इसमें आपको गॉसियन सरफेस को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिवाइड करें, आपके पास किसी भी गॉसियन क्लोज सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये आपके पास गॉसेस लॉ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास जो है वो बन गया। ठीक है, अच्छा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास होता है गॉसेस लॉ में कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। मैं इस पे एक एमसीक्यू बना रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यू, मॉडल एमसीक्यू के सोर्स charge Q is kept at the centers of two concentric circles. Source charge Q is kept at the centers of two concentric circles where their radii are R2 is equal to 2 times of R1. Source charge Q is kept at the centers of two concentric circles where their radii are R2 is equal to 2 times of R1. It means the size is different. Size आपके पास क्या है? Different है। ठीक है, then which option will be correct about fluxes from both circles? ठीक है, fluxes from both circles, that is phi 1 and phi 2. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं A ऑप्शन phi 1 is equal to phi 2, B ऑप्शन phi 1 is equal to 2 times of phi 2, C ऑप्शन phi 2 is equal to 2 times of phi 1, D ऑप्शन phi 1 is equal to 4 times of phi 2. ठीक है, दो सर्कल्स है और वो कोसेंट्रिक है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और वो कोसेंट्रिक है और ये सेंटर पे पड़ा हुआ है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स पे पड़ा हुआ है। देयर रेडियाई आर R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, R2 आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। देन व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट अबाउट फ्लक्सेस फ्रॉम बोथ सर्कल्स, दैट इज phi 1 एंड phi 2। तो आप देखिए, ए ऑप्शन phi 1 इज इक्वल टू phi 2, B ऑप्शन phi 1 is equal to 2 times of phi 2, C ऑप्शन phi 2 is equal to 2 times of phi 1 and D ऑप्शन phi 1 is equal to 4 phi 2। तो देखिए आपके पास आंसर जो है दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकल शेप दूं तो ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास दूसरा सर्कल है एंड दिस इज द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है, आपके पास फ्लक्स जो है R1 से जो फ्लक्स होगा वो R2 से भी आपके पास वही फ्लक्स होगा। अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है, ये शेप और साइज से आपके पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो phi 1 आपके पास phi 2 के बराबर होगा। अब इसमें मैं थोड़े से चेंजेस करवा रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें से चेंजेस करवा रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास MCQ 1 था। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड MCQ को आप लोग देख लीजिए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड MCQ आपके पास बन जाएगा। मैं थोड़ा सा चेंजेस में करवा रहा हूं। Source charge Q is kept at the centers of two concentric circles where their radii are R2 is equal to 2 times of R1. Then which option will be correct about fluxes from, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, from unit vector areas of two circles. ठीक है, that is phi 1 and phi 2। मैंने सिर्फ ये चेंज कर लिया, पूरा MCQ वही है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर लिया, ये इसमें से मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, पिछले MCQ सारा स्टेटमेंट वही है, सिर्फ मैंने नीचे ये एक सेंटेंस जो है ये मैंने चेंज कर लिया कि यूनिट वेक्टर एरिया से ऑफ टू सर्कल से, ठीक है, फ्लक्स आपके पास जो है, फ्लक्सेस जो है वो क्या होंगे। ठीक है, अब आपके पास ये ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, phi 1 इज इक्वल टू phi 2, ये आपके पास नहीं है। अगर ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर देखिए R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1, ये आपके पास R2, ये आपके पास R1, ये R1 सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, ये आपके पास R2। ठीक है, और मैं इसका यूनिट एरिया ले रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने इसका यूनिट एरिया ये लिया और इसके यूनिट एरिया ये, सेम यूनिट एरियाज। ठीक है, सेम यूनिट एरियाज मैंने ले लिए। अब ये देखिए, अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर मैंने लिखा यूनिट एरिया, दोनों सर्कल्स के नहीं, यूनिट एरिया ऑफ सर्कल्स। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया कि टोटल फ्लक्स आपके पास जो है EA cos थीटा। ठीक है, ये एरिया आपके पास है, दिस इज अ यूनिट एरिया
आर फ्लैट एरिया आर वेक्टर एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हम फ्लैट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं या यूनिट एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और अगर पॉइंट चार्ज हो तो फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में ये मैं डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो देखिए आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है, इस यूनिट एरिया से 3 फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इससे 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है यूनिट एरिया से, और इतनी यूनिट एरिया से एक फील्ड लाइन पास हो रहा है। अगर आप मेरे हाथ को देखें, यहां पर देखिए मैं रख लूं, ठीक है, या थोड़ा सा एरिया इतना मैं रख लूं, तो देखिए आपके पास फ्लक्स सेम नहीं होगा फ्रॉम द यूनिट एरिया। तो अगर आप यूनिट एरिया ले रहे हैं तो फिर फ्लक्स आपके पास सेम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए R2 आपके पास वो डबल है, तो फ्लक्स आपके पास 5e2 जो होगा वो 5e1 का 4 होगा, या मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ e2। ठीक है, तो ये आप वहां पर देख सकते हैं, ये वाला आपके पास जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। कंक्लूजन क्या है? 2 बातें हैं, एक आपके पास है क्लोज्ड सरफेस एरिया, और दूसरा आपके पास होता है फ्लैट एरिया या यूनिट एरिया। दोनों में फर्क है। इससे पहले एमसीक्यू में हमने देख लिया कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर φ1 फ्लक्स एक स्फीयर से है तो दूसरे स्फीयर से फ्लक्स φ2 था, तो एक स्फीयर से फ्लक्स φ1 और दूसरे स्फीयर से फ्लक्स φ2 था, तो φ1 आपके पास होता वो φ2 के बराबर था। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पिछले वाले एमसीक्यू का था। ठीक है, दोनों से फ्लक्स सेम है। हमने यूनिट एरिया की बात नहीं की थी इससे पहले, हमने दोनों सर्कल से फ्लक्स की बात की थी, लेकिन दूसरे एमसीक्यू में हम यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। इसकी मिसाल में आपको ये दे सकता हूं कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उस रूम के एक दीवार से फ्लक्स, एक दीवार जो फ्लैट है उससे फ्लक्स आप मालूम करना चाहते हैं, और अगर आपका जो रूम है इसके इर्द हम एक दूसरा बड़ा रूम बना लें, और जितना इस आपका रूम जो है उसका आप एरिया ले रहे हैं, अगर उतना ही उस दीवार का हम एरिया ले लें, तो क्या उन दोनों से फ्लक्स सेम होगा? नो, क्योंकि वो दीवार, उतना दीवार जो है वो इस चार्ज से दूर है। तो हमने फील्ड लाइंस में डिस्कस किया है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे से, अगर फील्ड लाइंस आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस भी दूसरे से दूर जाएंगे, तो फिर यूनिट एरिया से फ्लक्स डिक्रीज होगा, और किस टर्मिनोलॉजी के बेस पे डिक्रीज होगा? φe विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कंक्लूजन ये है कि एक आपके पास होते हैं क्लोज सरफेस एरिया और एक आपके पास होते हैं यूनिट एरिया या फ्लैट एरिया। इसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये 2 एमसीक्यूज है, इसको थोड़ा सा ट्राई करें। अच्छा, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गासेस लॉ में। पहली बात तो ये है कि इफ चार्ज इनक्लोज्ड इज पॉजिटिव, अगर चार्ज इनक्लोज्ड पॉजिटिव हो, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब ये होता है आउटवर्ड और लीविंग फ्लक्स, आउटवर्ड और लीविंग फ्लक्स। ठीक है, और यहां पर आप देख लें, इफ चार्ज इनक्लोज्ड इज नेगेटिव, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड, एंड लेट्स सपोज द चार्ज इनक्लोज्ड इज अ नेगेटिव। तो आप फील्ड लाइंस को देखें, फील्ड लाइंस आपके पास जो है इट विल बी एंटरिंग फ्लक्स, ये आपके पास एंटरिंग फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अगर चार्ज इनक्लोज नेगेटिव देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब आपके पास ये होता है इनवर्ड आर एंटरिंग फ्लक्स। आप देख सकते हैं ना, आप लोग ने फील्ड लाइंस में हम डिस्कस कर चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस एंड नेगेटिव चार्ज इज द सिंक ऑफ फील्ड लाइंस। तो आप ये देख सकते हैं ये फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहां पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहे हैं। सो फ्लक्स आउटवर्ड, इफ द फ्लक्स इज पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन? अगर फ्लक्स पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होगा कि द फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड आर लीविंग। ठीक है, और अगर फ्लक्स नेगेटिव हो तो नेगेटिव फ्लक्स का मतलब आपके पास ये होता है इनवर्ड, ठीक है, या एंटरिंग फ्लक्स। तो ये बात याद रखिए। ठीक है, चार्ज अगर इनक्लोज पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, चार्ज इनक्लोज अगर नेगेटिव हो तो फ्लक्स आपके पास है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। और ये भी याद रखिए, जहां पर भी फील्ड लाइंस इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर भी हम फील्ड लाइंस के बेस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बेस पे है। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज हो तो फिर इन बातों को आप क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। लेकिन ये आपके पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बेस पे है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कह दूं ये एक रीजन है और इस रीजन में जितने फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इस रीजन में जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू अ लीविंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स और लीविंग फ्लक्स दोनों बराबर है। ठीक है, और अगर एंटरिंग और लीविंग फ्लक्स बराबर है सो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या रीजन है कि इस रीजन में जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रहा है उतनी फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस रीजन में कोई चार्जेस इनक्लोज नहीं है, ना सोर्स है ना सिंक है। मींस ना पॉजिटिव चार्ज है इस रीजन में ना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रहा है उतने बाहर जा रहे हैं। सो द नेट फ्लक्स इज 0, द नेट चार्ज इनक्लोज इज 0, एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू लीविंग फ्लक्स। ठीक है, तो एक बात आप लोग ये याद रखें। अच्छा, ये देखिए आप लोग, अब इस एग्जांपल में आप देखिए 1 2 3 4 5 5 फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं और 3 बाहर जा रहे हैं। ज्यादा इंटर हो रहा है और कम बाहर जा रहे हैं, ज्यादा इंटर हो रहा है कम बाहर जा रहे हैं। तो जो ज्यादा इंटर हो रहे थे वो फील्ड लाइंस किधर गए? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रीजन कोई नेगेटिव चार्ज इनक्लोज कर रहा है।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंक होता है फील्ड लाइन का। तो इसका मतलब यह है कि ये रीजन नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, और वही नेगेटिव चार्जेस 5 में से 2 फील्ड लाइंस को सिंक कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, और इसीलिए 2 सिंक हो गए लेकिन 3 सिंक नहीं हो सकते, तो बाहर निकल जाएंगे। याद रखिए, अगर +1 कूलम चार्ज, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वरना फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज के इर्द गिर्द कितनी फील्ड लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट फील्ड लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे कंसेप्चुअली या प्रैक्टिकली एमसीक्यूज इस तरह बनाया जा सकता है कि अगर एक +q चार्ज है, +q, और +q चार्ज 100 फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो इतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज उतनी ही फील्ड लाइंस को सिंक कर सकता है। मैं स्टूडेंट्स को सिंपल मिसाल इस तरह देता हूं कि आप 2 ग्लास है आपके पास, एक जैसे ग्लास है, एक खाली है पानी से और दूसरा पानी से भरा हुआ है। तो आप इस ग्लास से पानी अगर उस ग्लास में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस ग्लास में कितना पानी आएगा, जितने इस ग्लास में था वो सारा उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक ग्लास में ग्लास जितना पानी आ सकता है। अगर एक ग्लास में आप जग से या बाल्टी भरना चाहते तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये टर्मिनोलॉजी चार्जेस का भी होता है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो +q चार्ज जितना फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर सकता है, -q चार्ज उतना टर्मिनेट कर सकता है या उतना उसमें सिंक हो सकता है। अगर +1 कूलम n चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकता है, n कुछ भी हो सकता है, तो -1 कूलम n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को सिंक कर सकता है। ये बात याद रखिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। तो अब ये देखिए, यहां पर ये 5 फील्ड लाइंस है, 5 फील्ड लाइंस इसमें इंटर हो रहा है, 3 बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंटर हो रहा है और कम बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रीजन कोई नेगेटिव चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, सो एंटरिंग फ्लक्स इज ग्रेटर देन द लीविंग फ्लक्स, सो इट मींस द नेट फ्लक्स इज नेगेटिव, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज अ नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पर आ जाए इस बात का उल्टा, 3 फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं, 5 बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 3 फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं, 5 बाहर जा रहे हैं, मतलब कम फील्ड लाइंस इंटर हो रहे हैं, ज्यादा बाहर जा रहे हैं। तो इंटर तो 3 हो रहे थे, ये 5 किस तरह हुए? तो याद रखिए, 3 से 5 इस तरह बन सकते हैं कि अगर ये रीजन कोई पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज करे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वो सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, तो चूंकि एंटरिंग फ्लक्स कम है, लीविंग फ्लक्स है, सो इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स इज अ पॉजिटिव, और नेट फ्लक्स क्यों पॉजिटिव है? इट मींस द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज अ पॉजिटिव। नेट चार्ज इनक्लोज्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज सोर्स होते हैं फील्ड लाइन का। सो 3 से 5 किस तरह बने? इसका मतलब ये है कि ये रीजन कोई पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज कर रहा है, जो कि 2 और फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए 5 फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब देखिए एक और एग्जांपल है कि अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, +q चार्ज है, ठीक है, और ये एक रीजन है, और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि नेट फ्लक्स इस रीजन से क्या होगा, तो देखिए ये चार्ज इस रीजन से या इस गॉसियन सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर ये चार्ज जितना भी मैग्नीट्यूड हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर ये इस रीजन से बाहर है, तो देखिए इनक्लोज चार्ज क्या होगा? 0 होगा, और अगर इनक्लोज चार्ज 0 है, इट मींस द नेट फ्लक्स विल बी 0। सो किसी भी गॉसियन सरफेस के बाहर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, वो चार्ज कितना क्यों ना हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव जो भी हो, अगर वो बाहर पड़ा हुआ है तो उस रीजन से फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं कह दूं कि आपके रूम के बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो आपके रूम से फ्लक्स क्या होगा? तो आपके रूम से फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि आपका रूम कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा, चार्ज इनक्लोज इज 0, वो तो बाहर पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपके रूम से फ्लक्स क्या होगा? वो 0 होगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कोई भी, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, इस कंसेप्ट से उठाकर कोई भी एमसीक्यू जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं लूं कि एक गॉसियन सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन क्लोज सरफेस, ठीक है, और ये कोई डायपोल इनक्लोज कर रहा है, ये पॉजिटिव +q और ये -q, ठीक है, एंड दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये आपके पास गॉसियन क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन क्लोज सरफेस, ठीक है, ये +q, ये आपके पास -q, डायपोल, इट मींस अ डायपोल इनक्लोज्ड, ठीक है, डायपोल इनक्लोज्ड बाय गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। व्हाट विल बी द फ्लक्स? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस गॉसियन क्लोज्ड सरफेस, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डायपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, डायपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। आप यहां पर देख सकते हैं +q -q इज इक्वल टू 0, +q -q इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज 0। अगर इसका रीजन आपसे कोई पूछे कि क्यों नेट फ्लक्स 0 है, तो आपका जवाब ये होगा कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज 0, और अगर नेट चार्ज इनक्लोज्ड 0 हो तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0, नेट फ्लक्स आपके पास 0 होगा। हां, अगर मैं ये लूं, ये आपके पास कोई गॉसियन क्लोज सरफेस है और ये +4q और यहां पर -2q, बल्कि मैं -q लिख लेता हूं, ये +4q है, ये -q है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इससे नेट फ्लक्स आपके पास क्या होगा? व्हाट विल द नेट फ्लक्स? तो आप देखिए ना, +4q -q, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज +3q, तो इसका मतलब ये है कि द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज नॉन जीरो, द नेट फ्लक्स इज अ पॉजिटिव, बिकॉज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इज अ पॉजिटिव, सो नेट फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ठीक है, तो ये बात याद रखें। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन द गॉसेस लॉ, ठीक है, और ये कंसेप्ट्स है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स आप लोग सीख ले, बाकी इसमें किसी भी किस्म का टेक्निकल क्वेश्चन बनाया जाए, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं कि व्हाट विल बी
what will be the flux from each side of Gaussian closed surface where y charge enclosed by from each side of Gaussian cube. मैं लिख लूंगा अच्छा, from Gaussian cube, from each side of Gaussian cube where y charge enclosed by Gaussian cube. ए ऑप्शन आपके पास जो है, ए ऑप्शन y डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय y, सी ऑप्शन आपके पास y डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एंड डी ऑप्शन आपके पास जो है 0. ठीक है, अगर आपके पास एक गॉसियन क्यूब है तो और वो y चार्ज इनक्लोज कह रहा है, ठीक है, वो y चार्ज इनक्लोज कह रहा है, तो उस गॉसियन क्यूब के एक सरफेस से फ्लक्स आपके पास जो है वो क्या होगा. ठीक है, तो आप अगर डायग्राम को देख लें, ये आपके पास क्यूब है, क्यूब उम्मीद है आप जानते हैं, ठीक है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और क्यूब के 6 फेसेस बराबर होते हैं. ठीक है, तो मैंने यहां पर आपसे पूछा है ईच सरफेस, ईच साइड से फ्लक्स क्या होगा. ये इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ईच सरफेस अगर मैं कोई एक सरफेस लूं या एक साइड लूं तो इस एक साइड से फ्लक्स आपके पास क्या होगा. तो देखिए चार्ज y आपको बताया गया है, तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या होता है, टोटल फ्लक्स वो y डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. टोटल फ्लक्स विल बी y डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स y डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. लेकिन मैंने तो आपसे टोटल फ्लक्स के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो आपसे पूछा कि ईच साइड से फ्लक्स क्या होगा. तो आप क्या करेंगे, आपके पास चूंकि 6 साइड्स होते हैं 6 साइड्स होते हैं क्यूब के, तो मैंने फ्लक्स एक साइड के बारे में आपसे पूछा कि एक साइड से फ्लक्स क्या होगा. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर टोटल 6 फेसेस है या साइड्स है तो एक साइड से फ्लक्स 1 डिवाइड बाय 6, तो आप देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 6 ऑफ ईच साइड से 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स, और ये आपके पास y डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा. ठीक है, सो इट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखिए अगर आपसे मैं पूछ लूं टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स तो गॉस लॉ आपको बताता है q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, q के बजाय यहां पर y लिया गया है तो y डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर मैं ईच साइड से आपसे पूछ लूं एक सरफेस से तो 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स. अगर मैं आपसे पूछूं दो साइड से फ्लक्स क्या होगा तो 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लक्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साइड से या 3 सरफेसेस ऑफ क्यूब से फ्लक्स क्या होगा तो 3 डिवाइड बाय 6 q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये तरीके याद रखें. मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, अब देखिए आपके लिए मैं सिर्फ ओरली आपको बता रहा हूं. ठीक है, अगर एक स्फीयर है, स्फीयर, और उसको आप 100 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें, उसके सेंटर में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, आपने उस सरफेस को 100 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया, तो एक हिस्से से फ्लक्स क्या होगा. तो 100 में कितने हिस्से आपने लिए, एक, तो 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लक्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो दो सरफेसेस से या दो पार्ट से फ्लक्स क्या होगा, तो 100 में से 2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्लक्स. 3 डिवाइड, अगर 3 सरफेसेस में लूं, ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 100. अगर मैं एक स्फीयर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये बात याद रखिए. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन द गॉसेस लॉ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे. तो आप एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए, आप लेक्चर से पहले ही आप एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ें, उसमें मैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स इंशाल्लाह मैं डिस्कस करवाऊंगा. थैंक यू सो मच.